डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में महेश वर्मा। आज हम आपसे 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा है निजीकरण को लेकर लगातार जो देशव्यापी हड़तालें हो रही हैं उस मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा है गाजियाबाद में एक मंदिर में एक मुसलमान बालक ने पानी पिया और उसके बाद में जो लगातार जो फसाद और जो नई नई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है उस मुद्दे पर। और तीसरा मुद्दा है लॉकडाउन को लेकर कि आगामी दिनों में लॉकडाउन लग सकता है। इन 3 मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि हम आपके सामने एक बेहतर और ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आ सकें। चलिए अब चलते हैं हम पहले वाले मुद्दे की ओर। हम बात करने जा रहे हैं आपसे निजीकरण को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर। साथियों, जब 2014 में सरकार बनी थी तभी लगातार इस देश के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं और जो किसान और कार्यकर्ता हैं और तमाम जो इस देश की सही तस्वीर दिखाने वाले जो पत्रकार हैं वो लगातार बीजेपी और एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे थे कि आगामी दिनों में एक ऐसे कानून लेकर आएंगे जिससे कि जनता त्राहिमाम करेगी। और बिल्कुल आपने देखा कि इस कोरोना के इस आपदा के समय में उन्होंने कृषि कानून को लेकर आए, जिससे कि किसान आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। 3 से 4-5 महीने हो चुके हैं लेकिन आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की अभी तक कोई भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि जिससे कि वो जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें वापस ले सके। वहीं अब जो अभी आम बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया और साफ तौर पर बता दिया कि आगामी दिनों में जो सरकारी बैंक है उनका अब निजीकरण किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने 1969 में राष्ट्रीयकृत जो सरकारी बैंक है उन्हें राष्ट्रीयकृत किया था। उससे गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी जो समुदाय है उसे को एक बड़ा सहारा मिला था कि अब वो बैंकों में जाकर लोन ले सकता है, अपने जीवन को सुधार सकता है, आर्थिक संबल बन सकता है, अपने बच्चों के लिए और शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए और अपने उद्योग के लिए रोजगार लोन लेकर या सरकार की जो योजनाएं उससे बैंकों के द्वारा जो मिलती है उसका फायदा लेकर वो अपने को आर्थिक संबल बना सकता है। ये सरकारी बैंकों ने किया, हमने देखा। लेकिन अब सरकार की मंशा साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है। सरकार ने अपने बजट में कह दिया है कि अब जो सरकारी बैंक हैं उनका निजीकरण होगा, साथ ही एलआईसी, इंश्योरेंस, पीएसयू जो कंपनियां हैं उनका भी निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा। ये कौन खरीदेगा? ये जग जाहिर है। जिस तरह से बीएसएनएल को खत्म करके जियो को एक बड़ा व्यापार, बड़ा बाजार दिया गया, वैसे ही अब अडानी, अंबानी, तमाम जो उद्योगपति हैं वो ही इन सरकारी बैंकों को खरीदकर सरकार अब इनके हाथों में कौड़ियों के दाम पर बेचने जा रही है। एक दार्शनिक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार पहले सरकारी तंत्र को कमजोर करती है, अंदर से उसे इस तरह से कमजोर करती है कि जनता की तरफ से मांग उठने लगती है कि सरकार जो तंत्र है वो काम नहीं कर रहा, अब इनका ये प्राइवेट होते तो बेहतर होता। लेकिन सरकार ही उस सरकारी तंत्र को अंदर से कमजोर करती है। वहां पर एक ऐसा माहौल पैदा होता है कि धीरे धीरे सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी जो बैंक है या फिर सरकारी जो संस्थान है वो धीरे धीरे अंदर से कमजोर होते जाते हैं और प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उस सरकारी तंत्र के साथ के समानांतर बड़ा बाजार बना लेता है और जनता के दिमाग में यह आता है कि प्राइवेट संस्था किस तरह से राइज कर रहा है, किस तरह से सफल हो रहा है और सरकारी तंत्र कमजोर हो रहा है। सरकार को अब होना चाहिए कि प्राइवेट कर दे। जनता के दिमाग में यह भर दिया जाता है और सरकार जब आती है, जैसे कि 2014 में सरकार आई, फिर 2019 में सरकार आई और बिल लेकर आई और साफ तौर पर उन्होंने संसद में निर्मला सीतारमण ने जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने साफ संकेत दे दिया, साफ कानून लेकर आ गए कि अब जो भी सरकारी जो विभाग हैं, जो संस्थाएं हैं उनका आगामी दिनों में निजीकरण किया जाएगा क्योंकि वो घाटे में हैं। अब सवाल यही है कि क्या घाटा दिखाकर जनता इस पर
क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझे लगता है कि जनता की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्योंकि जनता अभी इस समय मोदी भक्ति काल में जी रही है। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह से मोदी भक्ति काल में जी रही है। पहला सवाल और पहली प्रतिक्रिया, आप देखें कि बैंक कर्मचारी सोमवार मंगलवार को उन्होंने देशव्यापी हड़ताल की। जैसा कि बैंक यूनियंस के लीडर बता रहे हैं कि 10 लाख कर्मचारी, अधिकारी और यूनियंस के लीडर सड़कों पर आए, सरकार के विरोध में आए कि निजीकरण नहीं किया जाए, जिससे कि उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। आगामी दिनों में जब सरकारी बैंक निजी होंगे तो उनकी नौकरियां जाएंगी, उनके भविष्य पर एक तलवार लटकेगी, वो आर्थिक संबल नहीं हो पाएंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं पाल पाएंगे। ये कर्मचारी, अधिकारी, यूनियंस के लीडर कह रहे थे। अब सवाल यह आता है कि जब रेलवे को एक तरह से निजीकरण के रास्ते पर ले जाया जा रहा है, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, बंदरगाहों को बेचा जा रहा है, पीएसयू कंपनियों को बेचा जा रहा है और बीएसएनएल को खत्म कर दिया गया, बीएसएनएल को भी निजीकरण के राह पे लाया जा रहा है, कमजोर कर दिया गया। ये सारे जो सरकारी जो व्यवस्था संस्थान है, उन्हें जब निजीकरण किया जा रहा था, तब ये बैंक कर्मचारी, अधिकारी क्या नींद में सोए हुए थे या मोदी भक्ति काल में जी रहे थे? यही जो मीडिया, जिन मीडिया को आप देख रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो किसी भी तरह से निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन जब बैंक कर्मचारी, अधिकारियों के पेट में लात पड़ी, उनके भविष्य पर लात पड़ी, तो वो सड़कों पर आए और वो कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रव्यापी कॉल किया था कि मीडिया हमें कवर करे और सरकार से सवाल करे कि सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए, उससे देश की हालत खस्ता हो जाएगी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, गरीब मजलूम को जो पैसा पहुंच रहा है सरकारी व्यवस्था के तौर पर, वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सवाल यह है, इससे भी एक आगे है, सवाल यह है कि जो मनुवादी व्यवस्था की जो सरकार है और आरएसएस पोषित जो सरकार है, उसका साफ हिडन एजेंडा है। वो चाहती है कि सरकारी व्यवस्था को इस तरह से कमजोर कर दिया जाए, इस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया जाए, इस तरह से ठेका पद्धति लागू कर दिया जाए कि जो आगामी दिनों में जो नौकरियां निकलेंगी वो ठेके पर होंगी। आपने देखा होगा कि आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो जो आरक्षित वर्ग है उनको नौकरियां मिली, उनके परिवार आर्थिक संबल हुए, उनके बच्चे सरकारी, गैर सरकारी नौकरियों में भी आए, उद्योग लगाया, उन्होंने व्यापार लगाया, वो 2 से 4-5% जो परिवार थे संपन्न हुए और आने वाले समय में वो अपने परिवार को, अपने समाज को वो आर्थिक संबल के एक रास्ता दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। ये पूरी तरह से सरकारी नौकरी पर था। मेरे पिताजी खुद बैंक अधिकारी रहे, तो स्वाभाविक बात है कि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि हमारा परिवार एक आर्थिक संबल रहा। अगर मेरे पिताजी भी गरीब होते, मजलूम होते, रिक्शा चलाते या मजदूर होते, तो शायद मेरी स्थिति, हमारे परिवार की स्थिति वैसी नहीं रहती जैसे किसी गरीब की होती है। तो स्वाभाविक है हम आपसे इस तरह से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते। यही पेट पर लात सरकार मारना चाहती है, खासतौर पे आरक्षित वर्ग को। सवाल यह है कि जो आरक्षित वर्ग के जो कर्मचारी, अधिकारी जो नींद में सोए हुए हैं, चाहे वो बैंक के हों, चाहे एलआईसी के हो, इंश्योरेंस को, पीएसयू कंपनी को, शिक्षक हो, कॉलेज के, स्कूल के, रेलवे के, जो आज तक, अभी भी नींद में जगे सोए हुए हैं, वो मोदी भक्ति में या आडंबर में, अंधविश्वास में जो सोए हुए हैं, सरकार से सवाल नहीं करना चाहते या अपने समाज को जागृत नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है कि अब वो दिन आ गया है कि उनकी भी नौकरी और उनकी भी जो सरकारी जो व्यवस्था है उसको सरकार अब ठेके पर लाने जा रही है। अब ये कर्मचारी कह रहे हैं कि हमको सरकार ने कि जो ये जो निजीकरण का जो मामला था उसे मीडिया ने कवर नहीं किया। जब सोशल मीडिया ये तमाम सवाल उठा रहा था, तमाम इंटेलेक्चुअल सवाल उठा रहे थे, सरकार के से सवाल कर रहे, तो क्या ये कर्मचारी, अधिकारी जो आज सड़कों पर अपने हड़ताल कर रहे हैं, क्या उनका वो समर्थन कर रहे थे? वो कौन सा टीवी देख रहे थे? वो कौन से अखबार पढ़ रहे थे? सवाल यही है। वो हिंदू मुसलमान, खालिस्तान, वो हिंदू खतरे में है, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद, गोरक्षा, तमाम सवालों पर उलझे हुए थे। वो हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए थे, इन सवालों पर उलझे हुए थे। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो कहते हैं कि अब भारत
हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, भले ही उसकी नौकरी चले गई हो। कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी आई है। हम पूछते हैं कि आपकी नौकरी का क्या हुआ, आपकी सुरक्षा का क्या हुआ? लेकिन जब उनके पेट पर लात पड़ी है तो अब वो हड़ताल कर रहे हैं। क्या उन्होंने उस सोशल मीडिया पर जो सवाल उठा रहे थे सरकार से, और उसी प्राइवेटाइजेशन के लिए, और जो हिंदू मुसलमान जैसे षड्यंत्रकारी जो कट्टरवादी सवाल है उनके खिलाफ विरोध कर रहे थे कार्यकर्ता, सोशल मीडिया के पत्रकार, क्या उनका वो समर्थन कर रहे थे? हमें याद है जो कोरोना काल के अंदर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि थाली कटोरा बजाने से कोरोना का एक वेव निकलती है और कोरोना खत्म हो जाएगा। क्या आपने उस समय थाली कटोरा नहीं बजाया था? आपने मोमबत्ती भी जलाई थी, टॉर्च भी जलाया था। और ये मनुवादियों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने प्रचारित किया था कि देश के प्रधानमंत्री कि जो पूरी दुनिया में एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री है, उन्होंने पूरे भारत को एक रूप में समाहित कर दिया है और कह दिया है कि जो टॉर्च और मोमबत्ती जलाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। क्या कोरोना खत्म हुआ? लगातार केस बढ़ते गए। हम सवाल यह भी करना चाहते हैं कि जो कोरोना काल के अंदर जो गरीब, मजदूर, मजलूम सड़कों पर निकले थे अपने गंतव्य पर, जब रेल बंद हो चुकी थी, बसें बंद हो चुकी थी, यातायात के तमाम साधन बंद हो चुके थे और लॉकडाउन लगा हुआ था, हम जब घरों में बंद थे, जब ये गरीब मजदूर जो फैक्ट्रियों में, जो दिहाड़ी मजदूर थे, अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय कर जो भीषण गर्मी में अपने घरों की ओर जा रहे थे, क्या सरकार ने उनकी मदद की? क्या सरकार ने उनके लिए ट्रेन की, बसों की, गाड़ियों की व्यवस्था की? तत्काल नहीं की। यही सोशल मीडिया सवाल उठा रहा था। लेकिन क्या उस समय ये बैंक कर्मचारी, ये एलआईसी के कर्मचारी, ये रेलवे के कर्मचारी, ये पीएसयू कंपनी के कर्मचारी सवाल उठा रहे थे, या सवाल के लिए उस सोशल मीडिया पर या कार्यकर्ताओं का समर्थन कर रहे थे? नहीं, वो उस समय गोदी मीडिया और मोदी के भक्ति काल में जी रहे थे। सवाल यही है कि अब आपके पेट पर लात पड़ी है तो आपको दर्द हुआ है। जब पूरी भारत को, जब गरीब मजदूरों के पेट पर लात ही नहीं, उनके शरीर को वो मर गए, वो ट्रेन में मर गए, वो सड़कों पर मर गए और वो उनकी बीमार हो गए, उन्हें भूख से, उनके पास खाना नहीं था, उनके पास दाना नहीं था, उनके पास घर नहीं था, तब क्या बैंक कर्मचारी, तमाम जो ये अधिकारी कर्मचारी आज हड़ताल कर रहे हैं, क्या उनके समर्थन में आए? नहीं आए। मैं फिर कहूंगा कि सरकार जहां सोशल मीडिया और तमाम जो बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं कि 2014 से लेकर या 19 तक या उससे पहले भी कॉर्पोरेट्स के 7.5 लाख करोड़ एनपीए है, यानी कि जो पैसा डकार गए हैं ये उद्योगपति, उसे सरकार कैसे वापस लेगी? लेकिन सरकार ने सीधा फंडा निकाला कि सरकारी बैंकों को खत्म किया जाए, उन्हें निजीकरण किया जाए और उनको बेचकर घाटा पूरा किया जाए। वह बैंक के जो यूनियंस के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि इसका 7.5 लाख करोड़ का अगर 20% भी सरकार एनपीए के घाटे से वसूल कर लेती है, कॉर्पोरेट्स के अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधी जो कॉर्पोरेट्स के उनके साथी हैं उनसे वसूल कर लेती है, तो ये घाटा पूरा किया जा सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार उन्हीं अब एयरपोर्ट, बंदरगाह, पीएसयू कंपनियां, बैंक, तमाम जो सरकारी जो संस्थान उन्हें बेचने जा रही है। तो सरकार की मंशा साफ है कि आगामी दिनों में अब मनुवादी व्यवस्था लागू होगी, गरीब वंचित गरीब रहेगा और कुछ फीसदी लोग ही राज करेंगे। ये बड़ा सवाल है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार से जो सवाल कर रहा था उसका ये बैंक कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर्स, तमाम जो इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं, जो आज जो आर्थिक संबल हैं, वो सवाल नहीं उठा रहे थे, अपने घरों में भी सवाल नहीं उठा रहे थे। वो टीवी देखकर मदमस्त थे कि हमारी तो तनख्वाह आ रही है। ये सवाल है। साथियों, अगला सवाल है आसिफ, एक 14 साल के बच्चे जिसको एक मंदिर में जाने पर पानी पीने के नाम पर उन्हें पीटा जाता है बड़े बेरहमी से, वीडियो वायरल हुआ। सवाल इससे भी आगे है कि अब जो तथाकथित कट्टरवादी हिंदू संगठन है, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो और महाकाल कोई संगठन है, उसके लंपट, उसके गुंडे अब सड़कों पर आ गए हैं और मंदिर के पुजारी और उस जिस लड़के ने,
जिस पिछड़े समाज के लड़के पिछड़े समाज के लड़के ने आसिफ को पीटा था, अब उसके समर्थन में आ गए कि सही पीटा, हम आने वाले समय में ऐसे ही पीटेंगे। लेकिन अब वो लगातार वीडियो वायरल हो रहा है और वो अपने वीडियो में गाली बक रहे हैं कि हम आने वाले समय में ऐसा और ऐसी सख्त प्रतिक्रिया करेंगे। अब मैं आपसे सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि सरकार इसी बात का इंतजार कर रही थी, या मुझे लगता है कि अब सरकार इसी ध्रुवीकरण का, इसी कट्टरवाद का इंतजार कर रही थी, जिससे कि उनके जहन में हिंदू मुसलमान और जाति जातियों के अंदर कट्टरता पैदा हो, जिससे कि वो सरकार से अपने रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए, नौकरियों के लिए और जो सरकार जो निजीकरण कर रही है, लेटर एंट्री कर रही है, उससे सवाल ना कर पाया और इन्हीं मुद्दों पर जनता भटक जाए। अब अंतिम सवाल आपके सभी के सामने एक बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है? जी हां, लॉकडाउन लग सकता है। जैसा कि आपको मालूम हुआ है कि महाराष्ट्र के और दिल्ली के कई इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वार्ता करी कि अब राज्य सरकारें सख्ती से कोरोना से निपटे, इन मामलों से निपटे। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का एक सीधा सा हिडन एजेंडा है कि जिस तरह से उन्होंने आपदा के अंदर जो कोरोना का जो आपदा था, लॉकडाउन था, उसमें उन्होंने ऐसे कानून लेकर आए जिससे कि जनता की कमर टूट गई। 3 कृषि कानून लेकर आए, निजीकरण का कानून लेकर आए, कई ऐसे कानून लेकर आए जिससे कि जनता आज भी उभर नहीं पाई है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से एनआरसी आंदोलन को सरकार ने खत्म किया कोविड-19 का लॉकडाउन के तहत, वही अब सरकार चाहती है कि अभी इसको लॉकडाउन के तहत देशव्यापी बंद के नाम पर किसान आंदोलन जो लगातार एक बड़ा विपक्ष का रूप अख्तियार कर चुका है, सरकार से सवाल कर रहा है, अब उसे भी बंद के नाम पर मुझे लगता है कि आगामी दिनों में सरकार एक सख्त कार्रवाई कर 5 राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद, जी हां, इंतजार कीजिए, अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं। सरकार इन चुनावों में लाखों हजारों जनता सड़कों पर निकली हुई है, चुनाव में रैलियों में आ रही है, तब कोई कोरोना नहीं फैल रहा। मुंह में मास्क हो, 6 फुट की दूरी हो, नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव हो जाने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद सरकार फिर एक निर्देश, एक आदेश निकालेगी कि अब देशव्यापी बंद किया जाता है और उस बंद के पैंडेमिक एक्ट के तहत किसान आंदोलन को हो सकता है खत्म किया जा सके। सरकार की ये हिडन एजेंडा है, सरकार अब इसी के इंतजार में है। मैं कहूंगा आप इस पर सोचेगा, क्योंकि सरकार ने ऐसा पूर्व में भी किया था। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमें आर्थिक सहयोग करते रहें। करेंगे तो मुझे लगता है कि हम डेमोक्रेटिक भारत को और बेहतर रिपोर्ट्स आप सभी के सामने लाते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं और ओपिनियंस हैं, वार्ता है, इंटरव्यूज हैं और बेहतर से बेहतर जो मीडिया के जो तमाम जो आयाम है आप सभी के सामने डेमोक्रेटिक भारत पर हम लाएंगे। एक नए कलेवर में, एक नए अंदाज में आगामी दिनों में डेमोक्रेटिक भारत आप सभी के सामने आएगा। तो मैं फिर कहूंगा अंत में, आप डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपना कमेंट्स हमें जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस तरह की वीडियो, इस तरह की ओपिनियन और आप देखना चाहते हैं तो आप हमें अपनी राय लिख सकते हैं। दीजिए महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया।